1966 से लेकर 69 3 वर्ष का योजना अवकाश था, उसी के अंतर्गत हम बात कर रहे थे। इसके अंदर मैंने बताया कि भाई जितने इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलते हैं हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के ड्यूरिंग किए जाने वाले कार्य, उससे कई क्रांति का भारत के अंदर पहला चरण। हरित क्रांति भारत के अंदर शुरू हुई, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। जैसे उस समय भारत के अंदर कृषि ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो भारत को तरक्की की राह पर अग्रसर कर सकता था। रीजन क्या है? क्योंकि भारतीय लोगों को कृषि सबसे अच्छी आती थी। इस वजह से कृषि करना ही भारत के लिए सबसे बेस्ट डिसीजन था। तो भारत के अंदर क्या किया जाता है? एक व्यक्ति है एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन के द्वारा भारत के अंदर ये कहा जाता है कि अगर कृषि क्षेत्र में विकास करना है तो उसके लिए रसायनों का प्रयोग करना पड़ेगा, सिंचाई व्यवस्था को ठीक प्रकार से रखना पड़ेगा, फसल चक्र देखना पड़ेगा, आधुनिक मशीन है और उर्वरक इनका यूज करना पड़ेगा। इनका यूज किया गया। इसका जो प्रभाव पड़ता है वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कृषि, गेहूं और चावल जो है इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। ये जितनी भी ग्रेन वाली वो है, मतलब ग्रेन का मतलब है जितने भी आपके मतलब बाजरा है, जौ है, ठीक है, जौ है, बाजरा है, ज्वार है, इस सब चीज में भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही इसका प्रभाव क्यों पड़ा? देखो, ऑन एन एवरेज मैं आपको एक मैप बनाता हूं जिससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। मैंने लिखा हरित क्रांति, ये बस लास्ट पॉइंट है हरित क्रांति के ऊपर, उसके बाद अगली पंचवर्षीय योजना पर बढ़ूंगा। ठीक है, हरित क्रांति के ऊपर लास्ट पॉइंट रहेगा। हरित क्रांति के लिए मैं आपको बता दूं, हरित क्रांति आपकी दूसरे चैप्टर में भी कवर अप होगा। यहां तो सिर्फ मैं आपको समझाने की दृष्टि से थोड़ा सा बता रहा हूं। जब मैं आपको एग्रीकल्चर इन इंडिया पढ़ाऊंगा तब भी मैं हरित क्रांति के बारे में बताऊंगा, या तो जितना आवश्यक है वो बता रहा हूं। तो ये है मेरे भाई इंडिया का मैप। ठीक है, ये है मेरे भाई इंडिया का मैप आपका। प्रभाव का कारण क्या था? पहले क्षेत्र देख लीजिए, प्रभाव क्षेत्र। प्रभाव क्षेत्र वाला एरिया है, ठीक है, मेरठ है, बुलंदशहर वाला एरिया, वो सर। इसके पीछे रीजन क्या था कि सर देखो, बंगाल में भी प्रभाव पड़ सकता था, कृषि वहां पर भी होती थी, लेकिन सर उस क्षेत्र का शोषण ब्रिटिशर्स के द्वारा बहुत ज्यादा हो चुका था। तो यहाँ के रहने वाले किसान समृद्ध थे, यहाँ के किसान समृद्ध थे, अपेक्षाकृत समृद्ध थे, तथा इनके पास बड़ी जोत की भूमियां थी, तथा इनके पास जितना इन्वेस्टमेंट वहां पर करते उतना ही इनको प्रॉफिट वहां से मिलता। इस वजह से इसी क्षेत्र के अंदर ज्यादा प्रभाव किया गया, क्योंकि यह वाला क्षेत्र जो है, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की मिट्टी गेहूं व चावल के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। गेहूं व चावल के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। गेहूं व चावल के लिए खेतियों के अंदर ही प्रभाव ज्यादा आपको देखने को मिला। इसके पीछे का भी यही रीजन था। ठीक है, नोट करना है बेटा, नोट करना चाहोगे सकते समझाने के लिए था। ठीक है भाई, तो ये चीज मैंने आपको समझा दी। ठीक है सर, तो ये हमारी तीसरी जो 3 वर्ष का योजना अवकाश हमारा रहा था, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद ये वो था। इसमें इतना आप नोट कर लेंगे, इतना आपके लिए मोर देन इनफ। हम आगे बढ़े, 3 पंचवर्षीय योजना हमारी हो चुकी है। अब हम बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के ऊपर। ठीक है, फोर्थ पंच बन जाएगा, कोई मसला नहीं सर, यहाँ तो कोई मसला नहीं है। अगर हम बात करें इसका काम क्या था सर, स्थिरता के साथ विकास करना। मतलब अभी अभी आप गिरे हो, अभी अभी तो पंचवर्षीय योजना खराब हुई है, तो स्थिरता अपनानी पड़ेगी, नहीं अपनानी पड़ेगी? जी सर सही बात है, स्थिरता के साथ विकास करना इसमें काम था। इसके अंदर हमारा उद्देश्य था कि हम 5.6% ऑफ जीडीपी हासिल करेंगे। मतलब याद करने के जैसे मैंने पहले याद किया होता, 56-24 है, इसका जो है 56-36 है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो जीडीपी है वो 56-24 है। इसका जो जीडीपी विकास जीडीपी का लक्ष्य है और जीडीपी की प्राप्ति वो 56-36 है। ठीक है, मैंने इसी तरीके से याद किया हुआ है, आपको भी ऐसे याद करना है। इसका उद्देश्य देख लीजिए, उद्देश्य देख लीजिए। पहला स्थिरता के साथ विकास, इसका उद्देश्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बात करूं तो क्या है भैया, मैंने बताया था जीडीपी उद्देश्य, जीडीपी लिखो, उद्देश्य और प्राप्ति अलग लिखना। तो जीडीपी की मैं बात करूं, उद्देश्य अलग है, प्राप्ति अलग। प्राप्त कितना कर पाए? 3.6% हम प्राप्ति कर पाए जीडीपी। क्या ये अच्छा नंबर है? नहीं, अच्छा नंबर नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा नंबर नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि भागते भूत की लंगोट अच्छी है। भागते भूत की लंगोट अच्छी है, इसका मतलब क्या होता है कि कुछ भी ना से कुछ तो अच्छा है। भाई कुछ जो मिल रहा है वो तो ले लो। आप पंचवर्षीय योजना तो स्टार्ट कर दी थी, लेकिन इसके अंदर क्या क्या फायदा होना है वो बड़ी बात है। इसके अंदर अगर हम बात करें, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कार्य आपको देखने को मिलता है, सबसे पहले देख लीजिए प्रमुख कार्य क्या क्या देखने को मिलता है। प्रमुख बिंदु आपको कौन कौन से देखने को मिलते हैं? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब क्या होता है? उनको सरकार के अधीन कर दिया गया, मतलब उनका कार्य का जो निरीक्षण है, विनियमीकरण है, वो सरकार खुद करेगी। नेशनलाइजेशन ऑफ 12 बैंक्स, 14 बैंक्स, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। अब सारी बात होती है, एक क्वेश्चन आता है, कब आया था? एक क्वेश्चन आया था यूपी पैट 2022 में। पैट का एग्जामिनेशन कोई आसान एग्जामिनेशन नहीं होता जीएस के दृष्टिकोण से। अगर आपको ये लगता है कि आपकी जीएस अच्छी है तो आप यूपी के पैट के एग्जाम में बैठ जाना। यूपी ऐसा ही छोड़ो, कोई मतलब नहीं भैया। आप पैट के एग्जाम में बैठो और उसके अंदर जीएस में स्कोर करके दिखाओ। मैं इतना बता रहा हूं, पैट के एग्जाम में जो जीएस आई थी 2022 में 2023 में, उसका जलवा ही अलग था। ठीक है, हालांकि उसके अंदर मेरा परसेंटाइल 99.9 था, पर मैं बता रहा हूं भाई बच्चे ना 40-50 नंबर नहीं लेके आ पाए थे। ठीक है, मेरा परसेंटाइल था और नंबर थे मेरे तकरीबन उसके अंदर 87। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए माहौल। सवाल पूछा गया था कि इन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस एक्ट के आधार पर हुआ? हुआ कब? मैं बता देता हूं सर, ये हुआ था जुलाई 1969 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब मैं पूछूं किस एक्ट के आधार पर हुआ था? सवाल मैंने पूछा, इनका जो नेशनलाइजेशन है वो किस एक्ट के आधार पर हुआ? क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं पूरा, किस एक्ट के आधार पर? 1970 डी, 1960 डी, फेडरल बैंकिंग एक्ट 1934 में आता है। इसमें सिविल्स में कंसिडर किया जाता है, तो हल्की तो वो करो, शर्म करो, ये तो इंदिरा गांधी ने कराया था। अच्छा, बड़ा फेमस डायलॉग है, जनता का मन डोल रहा है इंदिरा का सिंहासन, जनता का मन बोल रहा है इंदिरा का सिंहासन डोल रहा है। ये फेमस डायलॉग 1971 का, ये फेमस डायलॉग 1971 का, याद रखना। चलिए खैर, इसके बाद एक ड्रोन प्रोन प्रोग्राम भी इसके अंदर रिलीज जो है किया गया था। ड्रोन प्रोग्राम जो था, यानी सूखा संभावित क्षेत्र योजना जो है वो भी इसी के अंदर की गई थी। ठीक है, ड्रोन प्रोन प्रोग्राम, ड्रोन ड्रोट DROUGH डॉट प्रोन प्रोग्राम, ये किया गया था। सूखा संभावित क्षेत्र योजना, अगर कहीं पर सूखा आया हुआ है तो उसकी हेल्प के लिए करा गया था। सूखा संभावित क्षेत्र योजना, सूखा संभावित क्षेत्र योजना, इसरो की स्थापना। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसके अलावा 1917 के अंदर भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत होती है, व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। 1917 में स्टार्टिंग हुई थी। 1970 में गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट से, गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट से भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत। गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट से, वो मैं लिख देता हूं, गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट से, आनंद जिले से, गुजरात के आनंद जिले से श्वेत क्रांति की शुरुआत, व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत।
श्वेत क्रांति शुरू की गई। मेरे बच्चे, जो श्वेत क्रांति शुरू की गई है ये वर्गीस कुरियन के द्वारा शुरू की गई थी, जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं भाई, वर्गीस कुरियन के द्वारा शुरू की गई थी। बहुत बढ़िया। अच्छा मैं बताऊं, इसका आंसर किसी भी बच्चे ने अभी तक नहीं दिया, बता देता हूं किस एक्ट के आधार पर ये रेगुलेशन हुआ था। देखो भैया, बैंकों का रेगुलेशन 1969 में हो गया था, लेकिन इस रेगुलेशन को फाइल नहीं किया गया था, मतलब अभी डॉक्यूमेंटों में दर्ज नहीं किया गया था 1969 में। इसको दर्ज करने के लिए जो एक्ट लेके आया गया था वो 1970 में लेके आया गया था। करेक्ट आंसर बोलिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1970। करेक्ट आंसर इसका 1970। ये इंपॉर्टेंट वर्क है जो इसके अंदर किए गए थे। अच्छी खासी योजना ये रही थी। अगर आपसे पूछे किस मॉडल पर यह आधारित थी, डॉक्टर गॉडगिल मॉडल पर यह आधारित थी। इसका मॉडल कौन सा था? इस पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो था डॉक्टर गॉडगिल मॉडल। डॉक्टर गॉडगिल मॉडल, डॉक्टर गॉडगिल मॉडल पर यह पंचवर्षीय योजना हमारी आधारित थी। तो इतना चीज भी आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, ठीक है? चलिए बिना परेशानी के। इसके अलावा इसके अंतर्गत आपको एक बहुत बेहतरीन चीज और देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक बहुत बेहतरीन और क्लासिक चीज देखने को मिलती है। दो चीजें क्लासिक आपको देखने को मिलती है, जैसे आप इसे नोट करेंगे तुरंत बताऊंगा। दो चीजें क्लासिक क्लासिक नेक्स्ट पेज पे बतानी पड़ेगी। नोटेड? ठीक है भाई, नोट हो गया। भारत का विभाजन हुआ था तो उसमें आपने ये देखा पाकिस्तान बना दिया। ये था मेरे बच्चे आपका पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाक, और ये था आपका पूर्वी पाकिस्तान। 1971 तक यह पूर्वी पाकिस्तान रहा, है नहीं? चलिए ये पूर्वी पाकिस्तान आपका रहा, लेकिन एक चीज मैं आपको बहुत सरल तरीके से बता देता हूं। एक चीज मैं आपको बहुत सरल तरीके से बता देता हूं। 1971 में होता है पाकिस्तान लिबरेशन वॉर। 1971 में क्या होता है? बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, जिसके अंदर भारत और पाकिस्तान की होती है ना। इसके अंदर होता है इंडिया पाक युद्ध, इंडिया पाक बैटल। इंडिया पाक बैटल हुआ था, इंडिया ने बहुत बुरी मार मारी थी इसमें। और याद रखना, सैम बहादुर जो है, तो सैम बहादुर है, उनका जो करियर है एकदम से जो बूम अप कर गया था, मतलब हर कोई बच्चा सैम को जान रहे थे, ठीक है, हर एक बच्चा सैम बहादुर को जान रहा था। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था वो 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था। इसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशन हुए, ठीक है, जैसे इसके अंदर एक ऑपरेशन ऑपरेशन सर्च लाइट जो पाकिस्तान ने चलाया था भारतीय लोगों को मारने के लिए, ठीक है, जो इंडियन हिंदूज थे उनका कत्ल करने के लिए ऑपरेशन सर्च लाइट जो है पाकिस्तान ने चलाया था, पश्चिमी पाकिस्तान ने, ठीक है। इसके बाद इंडिया के द्वारा भी ऑपरेशन मुक्ति वाहिनी चलाया गया था। इंदिरा गांधी के कहने पर यहाँ पर इंडिया ने क्या चलाया था? ऑपरेशन मुक्ति वाहिनी, ऑपरेशन मुक्ति वाहिनी चलाया था। अच्छा, मुक्ति वाहिनी चलाने के पीछे क्या वजह थी चलाना पड़ा? यहाँ पे जो लोग मारे जा रहे थे बर्बरता के साथ, वो लोग भारत के अंदर एज ए रिफ्यूजी आ रहे थे। 1 करोड़ के समथिंग रिफ्यूजी भारत के अंदर आ गए। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि यार इन 1 करोड़ रिफ्यूजीज को जितने रुपए में हम सब कुछ खाना बनाए अवेलेबल करा रहे हैं, इससे अच्छा ये है कि इस रुपए का यूज करके हम बांग्लादेश का ही सिस्टम हैंग क्यों ना कर लें, मतलब पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा क्यों ना कर लें। तो जो इंदिरा गांधी है उनका इनिशियल प्लान क्या था कि हम पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा कर लें। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में एक पार्टी हुआ करती थी, आवामी लीग पार्टी, ठीक है, आवामी लीग पार्टी यहाँ पे हुआ करती थी, जो किसकी थी? शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी। तो शेख मुजीबुर रहमान के जो बॉन्ड थे, जो टाई अप थे, वो अमेरिका के साथ भी ठीक थे और इंडिया के साथ भी अच्छे खासे थे। तो इंदिरा गांधी ने उनके कहने पर इस चीज को मतलब इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, जिससे कि इंडिया के ऊपर भी प्रेशर नहीं बना। अगर इंडिया इस पर डायरेक्टली कब्जा करने के लिए जाता तो यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि पाकिस्तान को सपोर्ट मिलती अमेरिका से, इंडिया को सपोर्ट मिलती रशिया से, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो वॉर है वो हो सकता था, लेकिन उस चीज को रोका गया। इंडिया ने सिर्फ इसको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। तो यहाँ जो पार्टी थी शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी, उसी को यहाँ पर पावर में ला दिया गया। बहुत बड़ा इसके पीछे का रीजन है, बहुत लंबी चौड़ी इसमें कहानी, ठीक है, याद रखना। तो ऑपरेशन मुक्ति वाहिनी भारत के द्वारा चलाया गया, बड़ा फेमस ऑपरेशन है भाई ऑपरेशन मुक्ति वाहिनी। इसका रिजल्ट ये निकला, इसका रिजल्ट ये निकला, शुरू कब हुआ था? 3 दिसंबर 1971। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि बांग्लादेश मैप पर आ जाता है, बांग्लादेश, बांग्लादेश वाला। तो ये भी आपका कब हुआ था? चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। इसके अलावा चौथी पंचवर्षीय योजना में 1974 में, चौथी पंचवर्षीय योजना में 1974 में भारत में राजस्थान पोखरण में, राजस्थान पोखरण में, राजस्थान पोखरण में न्यूक्लियर न्यूक्लियर हुआ था। इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। तो इस तरीके से खत्म होती है आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर होने वाले इंपोर्टेंट काम। तो ये भैया याद रखना, आप भूल मत जाओ, ठीक है। चलिए भाई, सीलू टीलू पीलू मलराम नीलेश, हाँ पंचवर्षीय योजना के बाहर, ठीक है सर। पांचवी, देखो पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपको एक बहुत क्लासिक चीज देखने को मिलती है। सबसे पहले इसका समय अवधि, इसकी समय अवधि 1974 से लेकर 79, ठीक है, ये तय की गई थी। लेकिन ये जो अवधि है ये चल नहीं पाई, ये अवधि चल नहीं पाई। इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी बताएंगे। ये अवधि चल क्यों नहीं पाई, इसके पीछे का रीजन है 1978 में गवर्नमेंट चेंज हुई और इसको बीच में ही रोक दिया गया। मैंने बताया 1978 में गवर्नमेंट चेंज हुई, 1978 में तथा तब इसको बीच में रोक दिया गया, 1974 से लेकर 78 तक। तो एकमात्र पंचवर्षीय योजना है जो 4 वर्ष की अवधि तक चली है। एकमात्र पंचवर्षीय योजना, एकमात्र पंचवर्षीय योजना, योजना जिसकी अवधि जो है एकमात्र पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 4 इयर्स है, 4 इयर्स है, जिसकी अवधि 4 वर्ष है। ऐसी एकमात्र पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 4 इयर्स। बहुत बढ़िया भैया। सर उद्देश्य तो सबका बताना पड़ेगा, इसका भी बताना पड़ेगा भैया, छोटी बात तो करो मत भैया हमसे, ठीक है। उद्देश्य आपको जरूर बताएंगे, तो भाईजान मकसद भूलना, ठीक है। तो भाईजान आप उद्देश्य मत भूलना। इसके उद्देश्य की अगर मैं बात करूं, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। जीडीपी का आपको इसके अंदर रखना है 44-48, जीडीपी का इसके अंदर आपको रखना 44-48। हाँ तो मैंने बताया गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भरता, ठीक है, वह आत्मनिर्भरता, निर्भरता, गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भरता। और गरीबी उन्मूलन को क्या बोलते हैं? पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड सेल्फ रिलायंस। तो मैंने क्या बताया था? जब तो अब इसके अंदर जैसे ही मैंने आपको बताया था पॉवर्टी इरेडिकेशन, पॉवर्टी इरेडिकेशन का मतलब क्या होता है कि भैया गरीबी का उन्मूलन हमें यहाँ पर करना था, गरीबी को पूरी तरीके से समाप्ति करनी यहाँ पर जो नारा था, ठीक है, गरीबी हटाइए, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा था जो कांग्रेस के द्वारा दिया गया था। उस गरीबी हटाओ का जो नारा जो कांग्रेस के द्वारा दिया गया था, उसके मतलब कहते हैं व्यंग के रूप में या उसके ऊपर हमला करते हुए जो बाकी पार्टी थी, जैसे जनता दल था, ठीक है, या अपनी जो जयप्रकाश नारायण जी की पार्टी थी, तो इन सब पार्टीज ने एक नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, गरीबों को मत हटाओ। वो बहुत मतलब एक काफी बड़ा अच्छा डिबेट का पॉइंट था। ये उद्देश्य तो मैंने आपको मेजरली बता दिया। इसका जीडीपी उद्देश्य की बात करते हैं, जीडीपी के उद्देश्य की बात करते हैं। जीडीपी उद्देश्य मैंने बताया था 44-48। हमने सोचा कितना था, उद्देश्य हमारा क्या था सर जी? उद्देश्य था हमारा 4.4% प्राप्ति के बाद कि हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा इसके अंदर प्राप्त किया, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा हमने प्राप्त किया। ऐसा क्यों संभव हुआ है? देखो ये आंकड़े थे, 5 वर्ष चलता तो ये खराब हो जाता,
क्योंकि ये बीच में ही रोक दिया तो इसमें ऐसा हुआ। जैसे डीएलएस होता है, डकवर्थ लुईस नियम, ऐसे डकवर्थ लुईस की तरह ही इसके अंदर भी हुआ था कि पहले रोक दिया, इस वजह से मतलब अनुमान लगाया गया कि ये बेटर रही थी। इस प्रकार का कार्य इसके अंदर किया गया था। अगर हम बात करें कुछ चीजें इसके अंदर स्टार्ट की गई थी, जिसके अंदर सबसे पहला था जो आपका न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 में शुरू किया गया था। ठीक है, दो चीजें लिख रहा हूं प्रमुख इसके, ठीक है, आगे भी लिखूंगा। सबसे पहले 1974 आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम मिनिमम रिक्वायरमेंट प्रोग्राम। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। जब मिनिमम रिक्वायरमेंट प्रोग्राम का हिस्सा क्या चीज थी? रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान, ये नारा तभी आया था, रोटी कपड़ा और मकान, 20 सूत्री कार्यक्रम। इसके किए गए थे जिनको फॉलो करने से जो गरीबी है वो कंप्लीट हो जाएगी। 20 सूत्री कार्यक्रम के पीछे का प्रमुख उद्देश्य क्या था? 20 सूत्री कार्यक्रम के पीछे का प्रमुख उद्देश्य क्या था? गरीबी निवारण। इसका था गरीबी निवारण, निवारण, इरेडिकेशन, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। गरीबी निवारण यानी इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को खत्म करना। ठीक है, याद रखना। इसके बाद चीजें बहुत बेहतर तरीके से चल रही थी, ठीक प्रकार से ये चल रहा था, अच्छा खासा इसने काम भी किया, अच्छा खासा इसने काम भी किया, लेकिन फिर थोड़ी सी मतलब दिक्कतें होती हैं गवर्नमेंट में, इनिशियल दिक्कतें होती हैं गवर्नमेंट में, इनिशियल दिक्कतें। वो गवर्नमेंट में इनिशियल दिक्कतें क्या हो सर? होता यह है, ये तो बहुत बढ़िया चल रहा था, इवन इसके अंदर हम प्राप्त भी अच्छा खासा कर पा रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहां शुरू होती है? सबसे बड़ी दिक्कत की शुरुआत होती है 1975 के अंदर। एक केस था 1975 में, एक केस का डिसीजन आया था, राजनारायण केस। ठीक है, राजनारायण केस। अब वो जो राजनारायण केस था, ठीक है, चलिए, केस चला था, उस केस में इंदिरा गांधी जी के ऊपर आरोप ये लगाए गए थे कि इनके द्वारा इलेक्शन टाइम में गलत प्रकार से कुछ कारण थे। जो गलत प्रकार क्या था? देखो, आचार संहिता लगने के बाद प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन आचार संहिता पहली बार लगी थी उस इलेक्शन में, तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा आचार संहिता के दौरान भी प्रमोशन किया गया था, जिसका आरोप राजनारायण ने लगाया था। राजनारायण जो था वो उनके विपक्ष में था। राजनारायण ने जब ये केस कोर्ट में डाला 1975 में, राजनारायण इस केस को जीत जाते हैं। ठीक है, 20 पॉइंटर प्रोग्राम बोलते हैं, 20 पॉइंटर प्रोग्राम। ठीक है, तो राजनारायण इस केस को जीत जाते हैं और ये डिक्लेयर किया जाता है कि रायबरेली से जो सीट इंदिरा गांधी ने जीती है उसको अवैध घोषित कर दिया जाए। माहौल टाइट। इंदिरा गांधी 5 साल से पीएम है और पीएम होने के बावजूद उनके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगेंगे तो वो क्या करें? उनके द्वारा अपनी पावर्स यूज की गई। उनके द्वारा क्या किया गया? 1975 में तीसरा आपातकाल घोषित कर दिया जाता है। मैं बता दूं, 1975 में तीसरा आपातकाल घोषित किया गया। आपातकाल घोषित, तीसरा आपातकाल। माहौल में थोड़ी गर्मी आ जाती है। इसके पीछे का कारण क्या बताया था? आंतरिक अशांति। ठीक है, आंतरिक अशांति इसके पीछे का कारण था, आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस। पीएम इंदिरा, भाई पीएम इंदिरा। 78 में अगला इलेक्शन हुआ, अगला इलेक्शन, और उसमें कांग्रेस हार जाती है और जनता दल की सरकार बनी। जनता दल की सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई, 1980 में फिर से सरकार मिल गई थी जनता दल की। बता दूं कि अभी अभी जैसे कांग्रेस की पार्टी गिरी थी, कांग्रेस की पार्टी दोबारा से 1980 में आ रही, तो जनता दल कैसे आई थी पावर में? सर, कई सारे समूह ने मिलकर ये दल बनाया था, कई सारे समूह ने मिलकर। जैसे इसके अंदर मेजर व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, तो ये तो मेजर व्यक्ति हैं, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, जेपी नारायण। ठीक है, जेपी नारायण बिहार के रहने वाले बहुत फेमस पॉलिटिशियन थे। तो ये 2-3 लोग हैं जो बड़े फेमस हैं। ठीक है, याद रखना। तो जनता दल सत्ता में जब आती है, उसके समय की बात कर रहा हूं, जनता दल सत्ता में आते ही अपना पीएम चुनते हैं मोरारजी देसाई को। अपना पीएम किसको चुनते हैं? मोरारजी देसाई को। नेक्स्ट पेज पे बताता हूं। मोरारजी देसाई को पीएम चुनते हैं। मोरारजी देसाई तुरंत इस योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजना को रद्द कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम 5 साल के लिए पहले से प्लानिंग करें, हम स्मार्ट प्लान करना चाहते हैं। तो इनका कहना था कि हम स्मार्ट प्लानिंग करना चाहते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसका मॉडल कौन सा था, इसका मॉडल आपका कौन सा था? देखो, इसका जो मॉडल था वो निवेश मॉडल था, प्लानिंग कमीशन इन्वेस्टमेंट मॉडल। मॉडल का नाम पूछ लिया जाए, प्लानिंग कमीशन इन्वेस्टमेंट मॉडल इसका नाम था। इस पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन सा था? प्लानिंग कमीशन इन्वेस्टमेंट मॉडल, प्लानिंग कमीशन इन्वेस्टमेंट मॉडल, इन्वेस्टमेंट मॉडल। ठीक है, प्लानिंग कमीशन का मतलब समझ जाएंगे, योजना आयोग, योजना आयोग। बस अब आपका क्या रहेगा? 2 वर्ष का योजना आपका सबका रहने वाला है, 2 वर्ष का योजना आपका सबका रहने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, इसी कैसी बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है। लिखिए, अब 2 वर्ष की योजना आपका सब। तो इसके बाद जनता दल ने आकर तो इनके द्वारा कौन सा प्लान अपनाया जाता है? सर जी, ये लेके आते हैं अपना नया मॉडल। ठीक है, ये लेके आते हैं अपना नया मॉडल, ये अपना नया मॉडल लेकर आते हैं। और नया मॉडल कौन सा था इनका? अनवरत मॉडल, रोलिंग प्लान, अनवरत मॉडल, रोलिंग प्लान, अनवरत, एडी लकड़ा वाला, भारत में लाने वाला व्यक्ति, एडी लकड़ा वाला। और इसी समिति की सिफारिश पर ही भारत में भी आया था। इसके अलावा अगर मैं बताऊं, सर जनता दल का पीएम कौन था? दैट वाज मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। और देसाई साहब के द्वारा ही इस मॉडल को सपोर्ट भी किया गया था। देसाई साहब का मानना था कि अनवरत प्लान जो रोलिंग प्लान है, ये बहुत अच्छा है, रोलिंग प्लान जो है वो क्लासिक है और इसी को आगे तक रखना चाहिए, इसी को आगे तक रखना चाहिए। इस मॉडल का निर्माण किसने किया था? इस मॉडल का निर्माण किसने किया था? निर्माण भाई इंटरनेशनल लेवल पर मैंने पूछा है, गुरनार मृडल ने किया था, गुरनार मृडल ने किया था, गुरनार मृडल। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 5 ईयर प्लान का निर्माण किसने किया था, तो आप बताओगे जोसेफ स्टालिन ने किया था 1928 में। इसी प्रकार से अनवरत मॉडल में क्या होता था? इसमें प्लान 5 वर्ष के लिए ही बनता था, लेकिन 1 वर्ष के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता था और फिर वही आगे को रोल होता रहता था। बता दूं, इसमें प्लान 5 वर्ष के लिए ही बनता था, परंतु कार्यविधि 1 वर्ष की साइकिल द्वारा चलती थी। ठीक है, बनता था परंतु कार्य, मतलब 1 साल ही, एक बार में प्लान बना लिया, 1 साल का प्लान बना लिया। अब वो जो प्लान है वही रोल होता रहेगा, वही 1 साल का जो प्लान है वही चीज रोल होती चली जाएगी और ये 5 वर्ष तक चलेगी। तो एक तरीके से ये हाथों 5 वर्ष का प्लान, सब पंचवर्षीय योजना इसको बोल सकते थे, नहीं बोल सकते थे। गवर्नमेंट को भी पता है कि पंचवर्षीय प्लान था, लेकिन लोगों को ये कैसे कहोगे कि हमने आपके लिए कुछ काम किया है? उस चीज के लिए अनवरत प्लान को अनवरत प्लान के नाम से ही लागू किया गया। ठीक है, भारत में लागू कराने वाले पीएम का नाम क्या है? भैया मोरारजी देसाई हैं, जिन्होंने भारत के अंदर लागू कराया। ठीक है, 1980 में जनता में आंतरिक विभेद के चलते गवर्नमेंट गिर जाती है। जनता नहीं, जनता दल बता रहा हूं, 1980 के अंदर गवर्नमेंट गिर गई, इंटरनल विवाद था, एक दूसरे ने एक दूसरे को सपोर्ट करना बंद कर दिया, जनता दल पूरी तरह पीछे हट जाती है। इसी समय बीजेपी निकली, 6 मई 1980 में बीजेपी भी निकल के आती है, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी भी इसी समय निकली थी। मैं बता देता हूं, 1980 में जनता दल में आंतरिक विभेद के कारण, जनता दल में आंतरिक विभेद के कारण, आंतरिक विभेद के कारण मैंने बताया 1980 में जनता दल में आंतरिक विभेद के कारण जनता दल की सरकार गिर गई।
अब जैसे ही जनता दल की सरकार गिर जाती है, दोबारा इलेक्शन हुए, री इलेक्शन होते हैं, उन्हें इलेक्शन हुआ 1980 में, दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी, 1980 में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी, दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी, सरकार बनी, दोबारा किसकी सरकार बनी, दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी, ठीक है, दोबारा कांग्रेस की सरकार बन जाती है। इसके बाद शुरू होता है आपका छठा 5 ईयर प्लान। इसको हल्का सा देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जो छठवीं पंच, क्योंकि आपका जो रूलिंग प्लान है, ठीक है, रूलिंग प्लान है, अनवरत प्लान है, 2 ही वर्ष चला था, 1978 से 80, 2 वर्ष चला था। अब इस समय सरकार बनी है, इसके बारे में बता दूं, इसका उद्देश्य क्या था। जीडीपी उद्देश्य इसका 56-57 था, जीडीपी का उद्देश्य इसका 56-57 था। पहले नॉर्मल उद्देश्य लिख देता हूं, फिर जीडीपी लिख देता हूं। इसका नॉर्मल उद्देश्य फिर से गरीबी निवारण के ऊपर हमें बात करनी है, फिर से हमें किसके ऊपर बात करनी है, गरीबी निवारण के ऊपर बात करनी है, लेकिन इस बार हम आत्मनिर्भरता की जगह रोजगार का वृद्धि करेंगे। गरीबी निवारण प्लस रोजगार वृद्धि, गरीबी निवारण प्लस रोजगार वृद्धि और रोजगार वृद्धि, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एनहांसमेंट एंड एराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। जीडीपी का जैसा मैंने बताया 56-57 आपको देखने को मिलेगी, 56-57 आपको देखने को मिलेगी, सॉरी 52-57 हमें देखने को मिलेगी, 52-57, 56 नहीं 56 आ गया, ये 52-57 हमें देखने को मिलेगी, 52-57 हमें देखने को मिलेगी। इतना हमारा उद्देश्य था और इतनी हमारी प्राप्ति थी। फिर से हम अच्छे खासे लेवल पर पहुंच गए थे, फिर से हमने अच्छी खासी प्राप्ति की, ये हमारे लिए काबिल तारीफ था। मॉडल की बात करिए, छठी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, आगत निर्गत मॉडल, आगत निर्गत मॉडल, आगत निर्गत मॉडल, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट मॉडल था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। क्या नाम था मॉडल का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मॉडल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मॉडल का नाम था। बहुत याद आता हूं तो याद रखना 1980 में शिवरमन समिति का गठन हुआ था, का गठन हुआ था। आगे चल के यही शिवरमन समिति 1982 में नाबार्ड की स्थापना करती है, नाबार्ड की स्थापना, ब्रज की स्थापना, बी ना बी ए आर डी, नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना करती है। नाबार्ड क्या है, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, बैंकों के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का विकास, बैंकों का विकास, ये इसका काम है। हालांकि अगर हम बात करें नेशनल बैंक फॉर एनी, मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका काम है, 1982 में बना था। एक काम ये हो गया। दूसरा काम क्या होता है, 1982 में ही, 1982 में ही आपका एक बैंक बनता है जिसको एक्सिम बैंक बोला, एक्सिम बैंक की स्थापना, एक्सिम बैंक की स्थापना, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। आगत निर्गत बैंक, यानी इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराना है तो उस चीज के लिए बैंक बनाया गया था। इसके हेडक्वार्टर जो आपको मुंबई में देखने को मिलते हैं, वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो हर्षा भूपेन भंगारी हैं, ठीक है। नाबार्ड के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो केवी शाजी हैं, केवी शाजी हैं, केवी शाजी हैं, लिख लीजिएगा, केवी शाजी हैं। और आपके एग्जिम के कौन है, हर्षा भूपेन भंगारी वर्तमान में, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा आप सभी को याद होगा 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, अमृतसर मंदिर के ऊपर जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था, ठीक है। चलिए बात बताते हैं पूरी। 1 से लेकर 8 जून के बीच में एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। 1 से लेकर 8 जून में आपको देखने को मिलेगा, 1 से लेकर 8 जून में अमृतसर हरमंदिर साहिब पर 1984 में, अमृतसर गोल्डन टेंपल, या गोल्डन टेंपल को हरमंदिर साहिब भी बोलते हैं, ठीक है, अमृतसर गोल्डन टेंपल पर ऑपरेशन ब्लू स्टार चला, क्योंकि वहां जर्नैल सिंह भंडारवाला ने उस टेंपल के ऊपर कब्जा करके कहा था कि हमें खालिस्तान चाहिए। खालिस्तान की डिमांड यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक पर थी, गोल्डन टेंपल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर चला था ऑपरेशन ब्लू स्टार, बाद में उसका कत्ल कर दिया गया, मतलब बाद में उसको सजा दी गई। अगर हम बात करें 1 से लेकर 8 जून के अंतर्गत आप देखेंगे कि अमृतसर के अंदर ये हुआ था। और अक्टूबर 1984 में इसी के चलते रंजिश में हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को सफदरगंज के उनके मकान जो दिल्ली में स्थित है वहीं पर गोली मार दी गई, सतवंत सिंह और सावंत सिंह के द्वारा। इंदिरा गांधी जी को दिल्ली के अंदर शूट कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री का पद खाली हो गया, नेक्स्ट प्रधानमंत्री के पद पे राजीव गांधी कुछ समय के लिए बैठ जाते हैं। खैर यहाँ तक नोट कीजिए, जब तक हम आगे बढ़ते हैं। ये इंपोर्टेंट कार्यों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और उत्पादन क्षमता बढ़ाना, उत्पादन जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे थे, उत्पादन क्षमता बढ़ाना, प्रोडक्शन बढ़ाना था और आत्मनिर्भरता करना था, प्रोडक्शन बढ़ाना था और आत्मनिर्भरता करना था। इसके अलावा इसके अंदर न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति जो थी वो भी इसमें शामिल किया गया था, न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति भी इसमें शामिल किया गया था। एक बार अगर तेज पढ़ा रहे हो बेटा, आप पूछो ना क्या पूछना है, मलराम पूछो भाई क्या पूछना है, प्लस न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता। जीडीपी का भी देख लीजिए हिसाब किताब क्या था, जीडीपी का मुझे याद है 50 और 6.01, 50 60 50 61 50 61 क्या है, 50 60, इसमें आप देख लीजिएगा। इतना हमारा उद्देश्य था और ये हमारी प्राप्ति है, और ये हमारी प्राप्ति है। इतना हमारा उद्देश्य था, ये हमारी प्राप्ति है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं आई, ठीक है। चलिए इसके बाद इसके अंतर्गत होने वाले प्रमुख कार्य देखिए। देखो सबसे पहले इंदिरा आवास योजना और नेहरू रोजगार योजना, बहुत इंपोर्टेंट काम इसमें थे। इंदिरा आवास योजना, नेहरू रोजगार योजना। सबसे पहले इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, नेहरू रोजगार योजना बहुत कैडी लेवल पर चली थी। एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन दोनों यही है कि इंदिरा आवास योजना, नेहरू रोजगार योजना कब तक चली थी। दोनों के बारे में याद रखना, एक 85 में चली, 89 में चली। इंदिरा गांधी पहले और बाद में नेहरू जी, ये 85 में और ये 89 में, 1985 और ये 1989, एक 85 में और एक 89 में। दोनों को बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना, भूलना मत। इसके अलावा एक और काम इसके अंदर हुआ था 1986 में, स्पीड पोस्ट की तो सेवाएं 1986 में स्टार्ट की गई। इसके अलावा 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की गई, ठीक है। 1986 1987 क्या किया, 1986 में स्पीड पोस्ट की सेवा शुरू की गई, स्पीड पोस्ट की सेवा शुरू की गई। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर अपना कोई डाक भेजना है, ठीक है, तो उसके लिए सेवा शुरू की जाती है स्पीड पोस्ट। 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की गई, ट्राइफेड, ट्राइफेड ये जनजातीय विकास के लिए यह योजना शुरू की गई थी। ट्राइफेड जनजातीय विकास के लिए, ट्राइबल, ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए, जनजातीय विकास के लिए शुरू किया गया। ये जो ट्राइब्स हैं, ट्राइबल विकास होता है, ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए शुरू किया गया, ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए शुरू किया गया था। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो क्या था, ट्राइबल कॉर्पोरेशन, क्या ट्राइबल कॉर्पोरेशन ऑफ मार्केटिंग डेवलपमेंट, नहीं ट्राइबल कॉर्पोरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर, ट्राइबल कॉर्पोरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, याद रखना।
ट्राइफेड के बारे में ये याद रखना। चलिए, आज का जो समय है वो आपका हो चुका है।